ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो पेज 528 के ऊपर एडजस्टमेंट है कि टैक्स रेट इज़ 34%, तो टैक्स रेट है 34%। टैक्स इज़ करेक्टली कैलकुलेटेड एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट्स अबव। ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स के अलावा कहते हैं टैक्स सही तरह कैलकुलेट हो गया। पेज नंबर तो ये वही है जहां हम छोड़ के गए थे, पेज 528। कहता है टैक्स करेक्टली कैलकुलेट हो गया है एक्सेप्ट अबव एडजस्टमेंट्स, ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स के अलावा। अब आप मुझे ये बताएं ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स का टैक्स इफेक्ट कैसे निकल सकता है, थोड़ा सा जहन में लाएं। खर्च ये 0.9 आ रहा था ना, 0.9, तो 0.9 आया था। 0.9 हमने क्या किया था, खर्चा बुक किया था। खर्चे बुक हुए, खर्चे जल्दी 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 जल्दी, खर्चा बुक हुआ, खर्चा उल्टाया, खर्चा बुक हुआ, खर्चा बुक हुआ। इस तरह मत देखें, जिस तरह अभी मैं दिखाऊंगा उस तरह देखिएगा। इस तरह आपको ज़्यादा इजी फील होगा टैक्स का इम्पैक्ट निकालने के लिए। एनआरवी लॉस रिकॉर्ड हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, डेप्रिसिएशन लीज वाली रिकॉर्ड हुई, रेंटल उल्टाया। रेंट खर्चा होता है ना, खर्चा माइनस हो चुका था, वो खर्चा माइनस नहीं होना चाहिए था, इसे उल्टा दिया। एक और एडजस्टमेंट भी थी इस सवाल में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी खर्चा रिकॉर्ड किया। अब ओवरऑल देखें, खर्चा रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड किया, खर्चा उल्टाया, ओवरऑल खर्चा रिकॉर्ड किया। खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने से टैक्स, टैक्स कम होने की एंट्री, टैक्स कम होने की एंट्री, टैक्स कम हो, मुझे नहीं पता डीटीएल अकाउंट है ए अकाउंट है, वो मुझे टेंशन नहीं है, वैसे ए अकाउंट है, थोड़ी देर पहले पता चला था। टैक्स कम होने की एंट्री ये होगी। ये एंट्री मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, इसलिए मैंने एंट्री क्या कर दी, DTL/A अकाउंट डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ये रिटेन्ड अर्निंग मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बनाई है। रिटेन्ड अर्निंग क्या हम CRE SRE खोल के करते थे कंसोलिडेशन में? हाँ, CRE SRE खोल के। CRE SRE खोल लिए या खाली RE खोल लिए? RE खोल के टी अकाउंट बनाया या स्टेटमेंट फॉर्म में प्लस माइनस कर दिए? NRV लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होगा, तो RE में क्या पड़ा होता है, प्रॉफिट। तो ये एंट्री लिख लें, टैक्स उल्टाने की, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा। पेज नंबर कौन से, 528, पेज 528 पे आ जाए। ओके, अब एक सवाल है जो FAR1 और FAR2 के दरमियान लटक रहा है। ना उसे FAR1 का सवाल कहा जा सकता है, ना उसे FAR2 का सवाल कहा जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली फिर अगर ऐसा सवाल है तो FAR2 वालों को ज़रा दिखा देना चाहिए एक दफ़ा। उसको भी चले मैं कर लेता हूँ, पहले वॉल्यूम 1 खुला हुआ है, इसको फारग कर दें। आप आए इधर नोट्स में देखें, सवाल है पास पेपर का क्वेश्चन 8,
फाइनल अकाउंट, पास्ट पेपर क्वेश्चन 8। पास्ट पेपर क्वेश्चन 8, इसमें पहली एडजस्टमेंट, अच्छा ये यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लें पेज 524 पे आके, क्वेश्चन 10। ये हमारा लेक्चर 112 पार्ट सी के नाम से अपलोड हुआ हुआ है। इसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, डेट इज़ पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। इसको ज़रूर जो है वो आप देख लीजिएगा। 112 पार्ट सी, इसमें डिस्कस हुआ है पॉइंट 1, 2 एंड 3। असल में एक कॉन्सेप्ट है टैक्स में इनिशियल अलाउंस, ये ज़रूर लेने आपने लेक्चर। इनिशियल अलाउंस का मतलब है कि टैक्स वाले जब आप एसेट ख़रीदते हैं तो पहले साल 2 दफ़ा आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने देते हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स वाले। जैसे कि सवाल में लिखा हुआ था, टैक्स अथॉरिटीज़ अलाउ इनिशियल अलाउंस एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट 25 एंड 15। तो इसका मतलब है अगर आपने एसेट ख़रीदा 100 रुपये का, तो टैक्स वाले पहले साल 25 रुपये इनिशियल अलाउंस भी खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड करने देंगे, और फिर WDV के ऊपर टैक्स वाले डेप्रीसिएशन भी रिकॉर्ड करने देंगे। कितना? अगर 100 रुपये का एसेट है, 11.25। तो ये ज़रूर सवाल की डिस्कशन अटेंड कीजिएगा। ओके, पास्ट पेपर क्वेश्चन 10 के साथ लिख लें लेक्चर 112 का पार्ट सी। अच्छा जी, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 के अंदर अगर आप देखें पॉइंट 1 आपको कराने, गुड्स अंडर सेल और रिटर्न इंक्लूड्स, ऊपर जाएं जरा, गुड्स अंडर सेल और रिटर्न। एक ये स्टॉक नजर आ रहा है हमारी बैलेंस शीट में, एक ये क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है हमारी बैलेंस शीट में। तो हमारी बैलेंस शीट में 2 स्टॉक नजर आ रहे हैं, एक 1250, एक 65, दोनों डेबिट साइड पे नजर आ रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक गुड्स अंडर सेल और रिटर्न। गुड्स अंडर सेल और रिटर्न इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 26 सेंड टू अ कस्टमर अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट। कस्टमर को बेची थी, पसंद आई रख लेना, ना पसंद आई ना रखना। वो वापस कर सकता था हमारे साल। इसका मतलब है अब तो ये सेल फिर कंफर्म हो गई है ना। वो वापस तो कर सकता था हमारे साल के एक दिन पहले तक, हमारा साल तो आ गया है, हम तो 31 दिसंबर पे खड़े हैं। वो वापस कर सकता था हमारे साल से एक दिन पहले। अब वो वापस उसके एक्सपायरी टाइम ख़त्म हो गया, जब वो वापस नहीं कर सकता। अच्छा मुझे बताएं ये क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये इन्वेंट्री इन हैंड है जो हमारे पास पड़ी हुई है, इन्वेंट्री इन हैंड, ये वो इन्वेंट्री है जो हमारे पास पड़ी हुई है। ये है इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर। गुड्स अंडर रिटर्न बेस। अकाउंटेंट इतना कमाल अकाउंटेंट है कि हमारा स्टॉक जो किसी के पास पड़ा हुआ है उसको अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमारी बैलेंस शीट में याद रखिएगा 2 स्टॉक आते हैं, हमारा वो स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ है, और फिलिप्स वालों का वो स्टॉक, वो बल्ब याद करें क्लास में पढ़े थे जो फिलिप्स वालों ने भेजे हैं कॉलेज वालों को। लेकिन फिलिप्स का फर्ज करें पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि हमें पता ही नहीं कितने वापस आने हैं, शायद सारे ही वापस आ जाएं। तो हमारी बैलेंस शीट में 2 चीजें पड़ी हो सकती हैं। नंबर 1, एक हमारा स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ है, और एक गुड्स अंडर सेल और रिटर्न बेस जो हमारे स्टॉक में पड़ी हुई है। इसका मतलब है हमारे स्टॉक में गोदाम के अंदर 1250 का सामान पड़ा हुआ है, और हमारा स्टॉक जो किसी और के पास पड़ा हुआ है वो कितने। अब सवाल यह कि ये स्टॉक हमारा है या नहीं, सवाल यह कि ये स्टॉक हमारा है या नहीं, इसके ऊपर बहस है। इज इट ओवर स्टॉक और नॉट, उसका जवाब देखते हैं। इसमें 26 मिलियन स्टॉक एक कस्टमर को भेजा था जो हमारे साल वापस कर सकता था। अब बता दें अगर उसने हमारे साल वापस कर सकता था
तो अभी तक सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ उसने वापस किया नहीं किया, इसका मतलब है अभी तक उसने वापस, जब उसने वापस नहीं किया तो क्या ये हमारी बैलेंस शीट में एज अ स्टॉक पड़ा होना चाहिए, या 65 में से 26 में मसला है, 26 में मसला है, 26 को किधर डाल देना चाहिए, लेकिन ये 26 प्लीज कॉस्ट है, ये 26 क्या है, कॉस्ट है, इसको किस में डाल देना चाहिए, सेल में, सेल में, सबर करें, इसको सेल में, बाकी की टेंशन नहीं लेनी, 65 माइनस 26 पड़ा रहने दें। अब क्या करें, सेल रिकॉर्ड करनी है, करवाएं, डेटा डेबिट, सेल क्रेडिट, सेल बढ़ने से प्रॉफिट को इंपैक्ट छोड़ें, मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री कैसे बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, यही तो मैं -26 करवा रहा हूं इन्वेंट्री में से, यही तो -26 हो रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री में से कम कर दें कितना, 26, कौन सी ओवरऑल हमारी इन्वेंट्री कितनी है, 1250 जमा 65, इसमें से माइनस कितना करवा रहा हूं 26, तो सेल बुक कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करें। अच्छा 26 डिवाइडेड बाय गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 50%, तो 26 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना 39, ये इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर वाले, इस 65 में से 26 माइनस हो जाएगा। कस्टमर कब तक वापस कर सकता था, 30 दिसंबर तक, उसने अभी तक वापस, तो इसको अब लाइन विद कस्टमर समझें या हमारा स्टॉक ही नहीं है, हमारा स्टॉक ही नहीं है, जो चीज बिक गई वो हमारा स्टॉक नहीं है। अच्छा इसको अगले साल हमने सेल में डाल दिया, क्या करें, सेल ऑफ दीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन अगला साल, क्या करें, अगले साल से सेल से निकाल दें, लेकिन अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना नहीं रहे, अगले साल एंट्री इसकी होगी सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, अगले साल से सेल से निकाल दें, लेकिन मैं अगले साल से सेल से निकालूं या फिर हमारे साल सिर्फ सेल में डाल दूं, क्योंकि सिर्फ हमारे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी है। क्लियर, अगर ये स्टेटमेंट दिमाग पे चढ़ी हुई है इस वक्त सेल और रिटर्न बेस वाली, तो इसी स्टेटमेंट को मुझे आप इधर भी करवा दें, पास पेपर के क्वेश्चन 3 में पेज 514, पास पेपर के क्वेश्चन 3 पेज 514.1, सेल में पड़ी है, इधर सवाल में था कॉस्ट में पड़ी है, पेज 514 पे आ गया हूं, सेल में पड़ी है 27 मिलियन की सेल जो कि कस्टमर को की है, सेल में पड़ी है, वाज़े नजर नहीं आ रही लेकिन पड़ी है, पड़ी है सेल में जो कि कस्टमर को बेची है, वो वापस कर सकता है अगले साल तक, वो अगले साल तक इसको वापस कर सकता है, बताएं सेल में पड़ा रहने दूं या वापस आ सकती है, पिछले सवाल में कुछ और था, इस सवाल में कुछ और है, अगले साल तक वापस कर सकता है, पिछले सवाल में स्टॉक में पड़ी हुई थी, इस सवाल में सेल में पड़ी हुई है, पड़ी रहने दें या सेल से निकाल दें, क्यों, अगले साल तक वो क्या कर सकता है, वापस कर सकता है, तो अगर अगले साल तक वापस कर सकता है तो कंफर्म सेल है या अभी सेल बुक नहीं होनी चाहिए, एंट्री बताएं, एंट्री सेल डेबिट डेटर और अगली एंट्री इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, सेल 27 से हो जाएगी और इन्वेंट्री पे 27 को देख लीजिएगा, ये सेल वाली प्राइस थी, ये सेल वाली प्राइस थी। ओके अगर ये एडजस्टमेंट इस वक्त चढ़ी है दिमाग पे, गुड्स परचेज्ड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेस,
are included in our purchases. G. Goods purchased on sale or return are included in our purchases and also included in physical count. फिजिकल काउंट। सेलर के एंगल से नहीं, अब ये एडजस्टमेंट किसके एंगल से करा रहा हूं? बायर के एंगल से। बायर के एंगल से छोड़े परे। आपकी दुकान है दवाइयों की, कोई बंदा आके जबरदस्ती आपके पास दवाइयां रखवाने की कोशिश करे, आप कहेंगे भाईजान ये दवाई का तो नाम नहीं हमने सुना हुआ आज तक, सॉरी ये दवाई उठा लें। वो कहेगा यस रखो 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 रखो, पसंद आई तो ठीक है, बिक गई तो ठीक है, किसी ने ले ली तो ठीक है, नहीं तो वापस वापस। क्या ये आपकी परचेज जेन्युइन है? जाली परचेज है, जाली परचेज है। इट इज़ नॉट योर परचेज। डन, इट इज़ नॉट योर परचेज। आपसे दो गलतियां हो गई, आपसे दो गलतियां हो गई। आपने परचेज की भी एंट्री कर दी और आपने जब इन्वेंट्री काउंट करना शुरू की तो इन्वेंट्री में भी आपने इसको काउंट कर लिया। बताएं, गुड्स परचेज्ड ऑन सेल और रिटर्न। अब आइंदा कभी भी आ जाए गुड्स परचेज्ड ऑन सेल और रिटर्न तो समझ लीजिएगा हम बायर हैं। तो गुड्स परचेज्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस आर इंक्लूडेड इन आवर परचेज। जहन में फौरन लाइएगा, जहन में फौरन लाइएगा कि आपकी दवाइयों की दुकान है, कोई ज़बरदस्ती दवाइयाँ रखवा गया, दवाइयाँ परचेज्ड आर इंक्लूडेड इन आवर परचेज। रेक्टिफाइंग एंट्री, क्रेडिटर डेबिट परचेज क्रेडिट। फर्ज करें 100 रुपये है। एक और गलती हुई है, ये हमारी किस में चली गई हैं? इन्वेंट्री में। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में से 100 माइनस और P&L में सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग परचेज माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस। भाई इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट तो कॉस्ट ऑफ सेल में ही जा सकती है ना, ऐसा ही है। अच्छा कभी कभी ना आपको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल दी होगी तो फिर इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ऐसे एंट्री बनेगी ना। इन्वेंट्री कभी कभी आपको कॉस्ट ऑफ सेल दी होगी, कभी कभी आपको कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी होगी। ओपनिंग परचेज बोले 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 माइनस क्लोजिंग दी होगी। क्या ये स्टॉक हमारे स्टॉक में आना चाहिए? फर्ज करें हमारा स्टॉक है 500 रुपया, उसमें हमने एक चीज गलत गिन ली है, गलत गिनी हुई चीज को क्या कर दें? निकाल दें। अब आप ये ना कहिएगा सर आपने परचेजेस भी कम कर ली हैं, स्टॉक भी आप कम करें, आपने लुट मचाई हुई है। नहीं भाई, क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल काउंट से आता है, परचेज टी काउंट से आती हैं, तो डबल एंट्री तो हर चीज की होगी ना। गलतियां तय कितनी हुई? 2। नंबर 1 परचेज में डाल दिया तो क्रेडिटर डेबिट परचेज क्रेडिट, और उस एंट्री को अगर आपने पोस्ट करवाना है मेरे से तो फिर उस एंट्री को पोस्ट भी करवा लें, बहुत टाइम है अगर आपके पास तो इस एंट्री को पोस्ट भी करवा लें। बैलेंस शीट में जाके क्रेडिटर के अंदर बोले 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 क्रेडिटर डेबिट और परचेज क्रेडिट। कितनी गलतियां हुई हैं? 2। 2 गलतियों को 4 दफा लिख के सही करना पड़ेगा ना, डेबिट क्रेडिट। तो बताएं जी कैसे गलती सही होगी? इज रिकॉर्डेड इन ओवर परचेज, परचेज उल्टाएं, क्रेडिटर डेबिट परचेज क्रेडिट। दूसरी गलती क्या हुई? क्लोजिंग स्टॉक में काउंट कर लिया तो इन्वेंट्री क्रेडिट। अब दूसरा इफेक्ट किधर डालें? क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में से निकाल दें। नोट करो, ऐसी खुदा ना खास एडजस्टमेंट आ सकती है किस साइड से? परचेज की साइड से या सेल की साइड से? तो जो चीज़ें ज़बरदस्ती हमारे पास कोई रखवा जाए, क्या हमारी परचेज है या परचेज में से निकाल दें? परचेज में से निकाल दें।
ओके ये हमारे आखिरी 5-7 मिनट की जो डिस्कशन थी हमारे स्कोप में शामिल नहीं थी, इसको 2 घंटे से बाहर काउंट किया जाएगा। ओहो, मिट गया, सब मिट गया, सब है ही मिटने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। किधर है फाइनल अकाउंट? ये चलें जी। अब वो वॉल्यूम 1 में निकाल लें, सवाल का नंबर मैंने लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट में, IS 8 की डिस्कशन जिस पे पेज 724 वॉल्यूम 1। चीज़ें ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं। पेज 724, पेज 724। आपका जज्बा, हौसला और हिम्मत आपको आसमानों पे लेके जा रहा है। वॉल्यूम 1 पेज ही नहीं है, कोई वॉल्यूम 2 में है। मैंने नोट्स में वॉल्यूम 1 लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ। 724, कंपनी जिम्मेदार नहीं होती ऐसी चीज़ों की। पेज 724। अच्छा जी, IS 8 डील करता था कितनी चीज़ों से? 3 चीज़ों से। नंबर 1, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पिछले साल की गलती, और चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे चले गए। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। FIFO से रिट्रोस्पेक्टिवली डील करना होता है चीजों को, यानी पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बदलनी है। प्रायर ईयर एरर, प्लांट एक्सपेंसेस में चला गया, सेल रॉन्गली रिकॉर्ड हो गई किसी साल, रिट्रोस्पेक्टिवली गलती सही करनी है। प्रायर ईयर एरर। चेंज इन एस्टीमेट, यूजफुल लाइफ बदल गई। करंट टैक्स पेबल, हुकूमत ने ज्यादा मांग लिया। पिछले साल करंट टैक्स रिकॉर्ड किया था 100 रुपया, इस साल करंट टैक्स पे किया 110। पिछले साल करंट टैक्स रिकॉर्ड किया था 100 रुपया, इस साल पे किया 110। इस साल एक नई लाइन आ जाएगी P&L के मुंह पे, CTE प्रायर के नाम से। कितने रुपए? 10 रुपए। इसे नाम दिया था अंडर प्रोविजन। पिछले साल रिकॉर्ड किया 100 रुपया, इस साल पे किया 110। कितना अंडर प्रोवाइड किया था? 10। 10 के खर्चे को यहां बुक कर दिया था नेगेटिव साइन के साथ। पिछले साल करंट टैक्स कुछ और रिकॉर्ड किया, इस साल करंट टैक्स कुछ और पे किया। डेट इज कॉल्ड एज चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट, चेंज इन एस्टीमेट। और IFRS 15 में सारी एडजस्टमेंट सेल की, चेंज इन एस्टीमेट। पिछले साल सेल रिकॉर्ड की थी इतनी, ख्याल था इतनी चीजें वापस आएंगी, इतनी नहीं ज्यादा बल्ब वापस आ गए, इतने नहीं कम बल्ब वापस आ गए। वो सारा सेल के अंदर जो चेंज आती है, लिखें सेल के अंदर जो चेंज आती है, डेट ऑल IFRS 15 में सेल में जो चेंज आई, डेट ऑल इज चेंज इन एस्टीमेट। हाँ, लेकिन अगर आपने सेल एलोकेट ही गलत की थी, वर्किंग वो जो एलोकेशन होती है बर्गर प्राइस, और उसमें एलोकेशन ही गलत कर दी थी, वो तो एरर है। लेकिन वैसे अगर सेल बदल गई आपकी चेंज इन एस्टीमेट की वजह से, वो फिर आपका चेंज इन एस्टीमेट है। इसको प्रोस्पेक्टिवली देखते हैं। क्या मतलब? करंट ईयर पे फर्क पड़ता है और फ्यूचर ईयर्स पे। व्हाट आई थिंक कि IS 8 में आपने ये सवाल किया होगा, फखर लिमिटेड वाला सवाल था। ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होता है अपॉन डी रिकॉग्निशन ऑफ रिलेटेड एसेट, यानी सरप्लस आहिस्ता आहिस्ता रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होता है डिडक्शन के साथ, या एक ही दफा एंड पे? सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में हर साल शिफ्ट होता है, या एक ही दफा एंड पे जब एसेट सेल हो जाता है? शेयर कैपिटल रिजर्व्स आ रहे हैं, फाइनल डिविडेंड आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी आप बनाते थे FAR 1 में। फॉलोइंग मैटर्स आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये शायद आपको याद हो, ये हमने मॉडल चेंज किया था किस से किस की तरफ, टू प्रोवाइड मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिसाइड हुए, चेंज कर दें फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू मॉडल में क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन उल्टानी पड़ेगी और फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन उल्टानी पड़ेगी और फेयर वैल्यू गेन। एक और मसला, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 19,
It was identified that annual payments of machine acquired on lease have been recorded as rent expense. बिल्कुल वही गलती अभी रेंटल जो पे कर रहे हैं उनकी एंट्रीज लीज वाली कर रहे हैं लंबी चौड़ी, या रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। हम खड़े हैं 19 में, ये गलती 2018 से हो रही है, 2 साल गलती हो रही है, ये 2 साल गलती। इट इज एन एरर, इट इज एन एरर, ये एरर है। अब लीज का आसान सा डाटा दिया हुआ है, रेंट एक्सपेंस तो वही होता है ना जो लीज रेंटल होता है। लीज रेंटल कितने? 25। रेंट एक्सपेंस उल्टाकर बोले रेंट एक्सपेंस उल्टाकर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। रेंट एक्सपेंस उल्टाकर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। ये फड्डा कब से चल रहा है? 16, 17, 18, 19, 4 साल से। ये फड्डा कब से चल रहा है? 18, 19, 2 साल से। शायद आपको पता हो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनती है। देखते रहिएगा 31/12/19 के क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, 31/12/18 के बैलेंसेस आते हैं, और 1 जनवरी 18। ये जो शिकंजा है ना, ये 2 साल की फिगर्स को ट्रैप कर लेता है। 31/12/19, 31/12/18, 31/12/17, 2 साल की फिगर्स आ जाती हैं। इनके दरमियान हमारे सालों के प्रॉफिट्स आते हैं, पैट आते हैं, हमारे सालों के पैट आते हैं। और फिर पुरानी जितनी भी गलतियां हैं ना, वो शायद आपको याद हो सारे सालों की यहां सही होती हैं। 19 की गलतियां 19 के पैट में सही होती हैं, याद आ रहे? आइए सेट। 18 की गलतियां 18 के पैट में सही होती हैं, और 17, 16, 15, 14 की गलतियां यहां पर सही होती हैं। डन। ओके, मैं आपको सिर्फ लीज की गलती सही करवाने लगा हूं, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल, इसकी फिगर जबानी निकालनी थी, इतनी लंबी एंट्रीज नहीं करनी थी, आपके समझने के लिए ऐसी की हुई है। मैं आपको सिर्फ एंट्रीज दिखाने लगा हूं लीज की। ये लीज का शेड्यूल है, आसान सा, आप बना लेंगे। लीज में आप मुझे बताएं, गलत किया हुआ सारा कुछ। लीज में मुझे बताएं, हमने रेंट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया होगा? 25। अगले साल 25। 18 और 19 में कितना रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया? 25। इसकी जगह इस साल इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए था, और इस साल इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए था, और डेप्रीसिएशन 114.1/7, और क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? बोलें, डेप्रीसिएशन। हिम्मत 2018 के प्रॉफिट्स पे इफेक्ट बताएं, 2018 के प्रॉफिट्स पे इफेक्ट बताएं। +25 -13 -16, समझ आई नहीं आई? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए रेंट खर्चे के तौर पर माइनस हो चुका होगा। रॉन्ग एंट्री को उल्टा दें, रेंट कम कर दें, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन बढ़ा दें। जल्दी 18 की रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। खर्चे रिकॉर्ड हो चुके हुए हैं, उल्टाएं। तो 25 रुपए मैं आपको शो करने लगा हूं 18 में। रेंट उल्टा दिया और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, लेकिन किस साल में लाके? 18 में। 19 में क्या किया? रेंट उल्टा दिया और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली। ये कितने लोगों को याद है? आइए सेट में इसी तरह करते थे, रॉन्ग को उल्टाने, ओरिजिनल को रिकॉर्ड करना है। 19 की गलतियां कहां सही कर दी? 19 में रिट्रोस्पेक्टिवली। 18 की गलतियां 18 में सही कर दी। सो दैट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर आपके जहन में हो। और एक छोटी सी एडजस्टमेंट और करा दें, छोटी सी एडजस्टमेंट ऐसे ही आपके सामने। 19 में ये फेयर वैल्यू गेन आया, 19 में फेयर वैल्यू गेन आया रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू मॉडल में, और 19 की ये डेप्रिसिएशन आई है। हम किस मॉडल से किस मॉडल की तरफ जा रहे हैं? कॉस्ट से। नाउ वी विल रिवर्स द एंड विल रिकॉर्ड द। अभी कंसोलिडेशन में हमने कुछ और किया था, उसमें तो
वापस IAS 16 की तरफ जा रहे थे, क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। इधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए किस मॉडल से किसकी तरफ जा रहे हैं? कॉस्ट मॉडल से। डेप्रिसिएशन उल्टा दें, खर्चा क्या हुआ होगा? माइनस प्रॉफिट तक। खर्चे को, खर्चा उल्टा के गेन गेन पॉजिटिव है ऑलरेडी, खर्चा उल्टा के गेन रिकॉर्ड कर दें। खर्चा उल्टा कर गेन या अनएडजस्टेड प्रॉफिट होगा, या अनएडजस्टेड प्रॉफिट होगा। तो वो जो एडजस्टमेंट्स आती हैं IFRS 9 में अभी हमने की थी अनएडजस्टेड फिगर्स लिख के, व्हाइट बोर्ड पे यहाँ अनएडजस्टेड फिगर्स लिखी थी और उसमें एडजस्टमेंट्स की थी। तो ये एडजस्टमेंट्स वही हैं जो आप IAS 8 में करने की आदत पड़ी हुई है। ये वही एडजस्टमेंट्स हैं जो IAS 8 में करने की आदत पड़ी हुई है। छोटी सी चीज आपको और तंग करने के लिए पूछने लगा हूं, इन सारी एडजस्टमेंट्स की वजह से अगर टैक्स रेट आ जाए तो बता दें इनका टैक्स इफेक्ट क्या होगा? जल्दी 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 जल्दी, टैक्स इफेक्ट क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, टैक्स इफेक्ट क्या होगा? कैलकुलेटर 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 पकड़ें, इसका टैक्स इफेक्ट बताएं मुझे। 4 रुपए से शुरू करें, 4 रुपए से। प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ने से कितना बढ़ा? 11.09। अगर टैक्स रेट 30% है, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स 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 फर्ज करें रेट 30% है, टैक्स 3.3, टैक्स बढ़ेगा। टैक्स बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये मैं प्रॉफिट से ही कर रहा हूं ना, टैक्स बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? ओवरऑल प्रॉफिट अब बोले बोले कम हो जाएगा, कितने से? 3 अगर टैक्स इफेक्ट आ जाता तो एंड पे एक और फिगर करते, -3.3। इंजॉय करें मेरे साथ एक दफा और, इंजॉय करें एक दफा और। इन सारी एडजस्टमेंट्स को जब मैंने नेट किया तो प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ने की एंट्री, सीटी नहीं, DT में डाला करें। ये एक बहस होती थी IAS 8 में, अब खत्म हो गई भी है ये एक बहस, अब आपके सिलेबस में चले। DT डेबिट DTL, खर्चे बढ़ने से अर्निंग्स या प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो प्रॉफिट को कम कर दिया कितने से? ये मैंने क्या शो करने की कोशिश की है, अगर इस सवाल में खुदा ना खास्ता टैक्स रेट आ जाता तो ऐसा करते। ये किस टॉपिक की बातें कर रहे हैं? FAR 1, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ऐसे ही थोड़ा सा जरा हल्का सा कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कभी कुछ नहीं। पिछले साल भी इसी तरह होता है, उससे पिछले सालों में भी इसी तरह होता है। टैक्स का इफेक्ट हर साल होता है, हर साल। अभी तक IGAP ने पंगा नहीं लिया, स्टेटमेंट चेन इक्विटी FR2 में नहीं डाली, लेकिन डाल भी दे तो हमारे साल डिविडेंड आते हैं, हमारा इंटरिम, और पिछले साल का फाइनल, ये चीजें आती हैं बस। चलो यार ये पार्ट ना छोटा सा कर दो, इस पार्ट को पार्टी बना दो, ये 30 मिनट का। अगला पार्ट फिर हम शुरू करते हैं।